हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत शुक्राणु की संरचना पर जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे शुक्राणु के कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं और किस भाग का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु क्या है। शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये हम जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्राणु वृषण से उत्पन्न होने वाला एक अगुणित कोशिका है जिसकी लंबाई लगभग 60 माइक्रोन होती है, जो चल परिपक्व वो धागेनुमा संरचना होती है। यहाँ पर हमने इसको अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजोआ इज ए हैप्लॉइड मेल गैमीट whose primary function is to fuse with ovum to restore diploidy and to transmit parental characters to the offspring. A mammalian sperm is microscopic, flagellated, and motile gamete with no nutritive material, protective envelopes, and most of cell organelles like ribosomes, endoplasmic reticulum. The whole body of sperm is enveloped by plasma membrane only. It is basically formed of 4 parts, each performing a specific function. तो जो शुक्राणु है मेल गैमीट्स, जो कि एक अगुणित होता है, ये ओवम के साथ क्रिया करके या संलयन करके एक डिप्लॉइडी कोशिका बनाते हैं और इसकी सहायता यानी कह सकते हैं कि इसमें जो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। किसमें? उनके संतानों में। एक स्तनधारी या मैमेलियन जो स्पर्म होता है वो माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल गैमिट्स होता है और इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाए जाते हैं। स्पर्म का जो पूरा जो बॉडी होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस शुक्राणु की जो संरचना है वो कितने भागों से मिलकर के बना है। तो बेसिकली इसमें जो है 4 पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक भाग जो है एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। दूसरे स्लाइड में आते हैं, शुक्राणु के भाग। संरचनात्मक रूप से मानव शुक्राणु के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है शीर्ष या हेड, दूसरा है ग्रीवा या नेक, तीसरा है मध्य भाग या मिडिल पीस और चौथा होता है पूंछ या टेल वाला। तो जो शीर्ष हेड रीजन है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता है हेड रीजन। कौन सा वाला भाग है? ये हेड रीजन वाला भाग है। यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये हेड वाला भाग होता है और इस हेड वाले भाग में आपके आते हैं एक्रोसोम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक्रोसोम जो नुकीला भाग है, अग्रभाग है ये। और उसके बाद ये पूरा जो गोलाकार या अंडाकार भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियस और इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल्स जो है कि होते हैं इस नाभिक में या केंद्रक में। तो हेड भाग के अंतर्गत आपके 2 भाग आते हैं, एक क्रोमोसोम, इसको अग्रपिंडक भी बोलते हैं, और दूसरा जो है न्यूक्लियस, जिसमें हमने आपको कहा कि क्रोमोसोमल मटेरियल इसमें पाए जाते हैं। ग्रीवा वाला भाग है, ये केंद्रक के या न्यूक्लियस के ठीक पीछे एक छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं नेक। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद है मध्य भाग या मिडिल पीस। ये नेक से लेकर के यहाँ तक का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये होता है मिडिल पीस होता है या मध्य भाग होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो एक ऊर्जा का स्रोत होती हैं और ये शुक्राणु को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रदान करती हैं। अंतिम भाग आप देख रहे हैं कि लंबा वाला जो भाग है ये है टेल। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहला आता है इसमें शीर्ष या हेड रीजन। शुक्राणु का जो शीर्ष है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने भागों से मिलकर के बना हुआ है? 2 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला भाग इसमें आता है अग्रपिंडक या जिसको कहते हैं एक्रोसोम। अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहा जाता है।
अब ये एक्रोसोम क्या है, ये अग्रपिंडक क्या है कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उस पर एक टोपीनुमा संरचना हमने देखी थी। उस संरचना को ही जो है क्या है एक्रोसोम कहा जाता है, जो वो काफी नुकीला होता है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं, जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंडभेदन यानी कि अंड में प्रवेश करने में सहायता करता है। और ये अग्रपिंडक की जो निर्माण होता है ये गोल्जीकॉय के द्वारा होता है, यानी कि ये गोल्जीकाय का रूपांतरण होता है अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम। अग्रपिंडक यानी कि जो एक्रोसोम है ये अंड भेदने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम इसमें होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं या शुक्राणु लाइसिन कहा जाता है। अब इसमें 3 प्रकार के स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, दूसरा है प्रोएक्रोसिन एंजाइम और तीसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये 3 एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये एंजाइम्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखें हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम्स हैं, यह एंजाइम्स अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली कोरोना जो रेडिएटा होती हैं उसको या उनको पुटकी कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली जो हाइलुरोनिक अम्ल है उसको अपघटित करता है, जिससे कोरोना रेडिएटा में छेद हो जाता है, यानी कि छिद्र हो जाता है, वो पेनिट्रेट हो जाता है। दूसरा है प्रोएक्रोसिन एंजाइम, यह जोना पेलुसिडा को भेदने का कार्य करता है। कौन? प्रोएक्रोसिन एंजाइम। तीसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, यह कोरोना रेडिएटा को भेदने में मदद करता है। तो ये एक्रोसोम था जहां से 3 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं और ये विभिन्न कार्यों को वहां पर संपन्न करते हैं। अगला है अगुणित केंद्रक, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अग्रपिंडक या एक्रोसोम के पीछे की एक अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक होता है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल्स पाए जाते हैं और ये जनकों से आनुवंशिक लक्षणों को उनके संतानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब केंद्रक, इसके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसके स्थान पर प्रोटामाइन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं अगला ग्रीवा वाला भाग, नेक रीजन। इसमें ये जो नेक रीजन है इसमें 2 प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक होता है समीपस्थ जिसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं और दूसरा होता है दूरस्थ या डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। समीपस्थ जो सेंट्रियोल है वो युग्मनज में समसूत्री विभाजन विदलन की शुरुआत करता है, जबकि दूरस्थ तारककाय जो है अक्षीय तंतु यानी कि एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है, जो पूंछ का निर्माण करता है। ये यहाँ पर ये ग्रीवा ध्यान आपको रखना है। 2 प्रकार के सेंट्रियोल, समीपस्थ और दूरस्थ। समीपस्थ जो सेंट्रियोल है वो युग्मनज में समसूत्री विभाजन विदलन की शुरुआत करता है, जबकि दूरस्थ जो सेंट्रियोल है वो अक्षीय तंतु का निर्माण करता है जो पूंछ बनाता है या पूंछ का निर्माण करता है। अब अगला आता है आपका मध्य भाग। तो देखिए शुक्राणु का ये जो मध्य भाग है ये ग्रीवा के ठीक पीछे का भाग है। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस भाग को शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों ओर आवरण बनाता है जो प्रचलन में शुक्राणु के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल के रूप में लगे होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, इसलिए इस भाग को ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। आगे हम आते हैं अगला पूंछ वाला जो भाग है शुक्राणु का यह पतला और सबसे लंबा भाग होता है जो प्रचलन में सहायक होता है। यह 2 प्रमुख भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला आता है इसमें एक्सियल फिलामेंट और दूसरा आता है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये एक्सियल जो फिलामेंट है 11 प्रोटीन से बनी नलिकाओं से बना होता है और एक्सियल फिलामेंट का पीछे वाला भाग नग्न अक्षीय तंतु मिलता है जो 9+2 के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इसके बाद वाला जो भाग है वो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ढका रहता है, इसे अंतिम भाग कहा जाता है। आप देखिए इसमें जो नर है उसमें XY प्रक्रिया होती है, अर्थात 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। 50% गाइनोस्पर्म जिसमें X गुणसूत्र होते हैं और 50% एंडोस्पर्म जिसमें Y गुणसूत्र होते हैं।
तो ये आज का जो टॉपिक था यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडजनन oogenesis पर। oogenesis की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं उन पर विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम अपना इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।